आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली 60+ के लिए काम करती है और उन्हें स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रखने का प्रयास करती ही रहती है। पिछले सालों में हमने जो कार्यक्रम किए थे फिजिकली, ऑनलाइन, उन सभी कार्यक्रमों की जानकारी आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगी friendsofelderly.com पर। और हमारे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाले कार्यक्रमों की नोटिफिकेशंस आप तक मिल सके, पहुंच सके। फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली, नाम आपको लग रहा होगा कि फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली मतलब सिर्फ बड़े लोगों के लिए, लेकिन नहीं, फ्रेंड्स कोई भी एज ग्रुप के हो सकते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि भक्त शिरोमणि कार्यक्रम सीजन 2 जल्दी ही आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं। आज हम चौपाल चर्चा में एक बहुत ही संवेदनशील विषय ले रहे हैं, पुनर्विवाह। यह एक अटल सत्य है। प्रकृति के विधान के अनुसार विवाहित जोड़े में किसी न किसी को दूसरे का विछोह सहना ही होगा। यह परिस्थिति किसी भी उम्र में बहुत पीड़ादायक होती है। ऐसी दुविधा वाली विकट परिस्थिति आ जाती है कि कोई अपने जीवन साथी की जगह किसी और को देना भी नहीं चाहता, किंतु अकेले जीवन का सफर तय भी नहीं होता। हर किसी की परिस्थिति अलग होती है, मनस्थिति अलग होती है, किंतु जिंदगी चलने का नाम है और समय एक बड़ा मरहम। जीवन साथी के जाने के बाद परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती हैं, मन कुछ कहता है और यथार्थ का धरातल कुछ और। इस दोराहे पर आकर कोई निर्णय ले पाना बड़ा कठिन हो जाता है। कभी कभी जरूरी हो जाता है पुनर्विवाह, परंतु इस विषय से कई किंतु और परंतु जुड़े हुए हैं। इन किंतु परंतु के चलते उम्र के इस पड़ाव पर आगे होकर अपनी मर्यादा के कारण वह कह भी नहीं पाते और जीवन की राह पर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो क्या परिवार का, शुभ चिंतकों का यह दायित्व नहीं हो जाता इस विषय पर सोचा जाए। एक जीवन साथी हर उम्र में जरूरी होता है, उसके बिना जिंदगी अधूरी होती है। तो फिर उम्र के इस पड़ाव पर अगर जरूरत हो तो आगे बढ़कर किसी का हाथ थामने में हिचक होनी चाहिए क्या? परंतु पहले विवाह और दूसरे विवाह में परिस्थितियां और सभी कुछ बहुत बदल जाता है और साथ ही बदल जाते हैं सामाजिक समीकरण। तो चर्चा करते हैं पुनर्विवाह की। फिर से जिंदगी जीने की राह कितनी आसान और कितनी कठिन। आइए चौपाल चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी सबकी प्यारी डॉक्टर अनुराधा जी जाजू को। जैसा आपने बताया कि बहुत ही संवेदनशील विषय है और शायद ये विषय संवेदनशील होने के साथ साथ लोगों के लिए कौतूहल का विषय भी है, क्योंकि इस विषय पर बात बहुत कम होती है। बहुत कम लोग बात करना चाहते हैं, बहुत कम, शायद झिझक कह लीजिए, या फिर जो सामाजिक दायरों में बंधी हुई हमारी एक सोच है, डर है, बहुत कुछ कह लीजिए, इस पे बहुत कम चर्चा होती है। लेकिन लोग इस चर्चा को जरूर सुनना चाहेंगे और उसमें भाग लेना चाहेंगे। इसलिए सभी यहाँ पे जुड़े, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और जैसा कि एफओई की परंपरा है कि हम कुछ ऐसे विषय आपके सामने लेके आते हैं जहां पर जो हमारे एल्डरली समाज जो है, जो वरिष्ठ समाज है, उनकी जो उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनका जो योगदान है, वो बहुत आवश्यक होता है। इसलिए हम इस तरह के ज्वलंत विषयों को यहाँ आपके बीच में चर्चा का विषय बनाते हैं। लेकिन इसके पहले कि ये चर्चा आगे बढ़े, आप सभी से मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर हम लोगों की किसी भी बात से आपको कोई ठेस पहुंचे, आपकी कोई ऐसी सोच को ठेस पहुंचे, उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा मांगती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। शुरू में कहा गया कि फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली, यानी जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उनके दोस्त कौन हो सकते हैं, और युवा पीढ़ी भी उनकी दोस्त हो सकती है अगर वो उनको बहुत चीजों में मदद करे और काफी आगे बढ़ने में हेल्प करे। तो फिर ये जो जीवन साथी का कॉन्सेप्ट है, ये दोस्त से ही तो शुरू होता है। और आजकल तो जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, इसमें दोस्ती को बहुत
अहमियत दी जाने लगी है कि हम दोस्त पहले बने, उसके बाद रिश्ते आगे बढ़े। तो एक समय, एक जीवन का एक ऐसा पड़ाव जहां पर अगर ये दोस्त बिछड़ जाते हैं आपस में, तो फिर एक नया दोस्त बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाना होगा। ऐसी एक सोच के साथ हम आज यहाँ आपके बीच में हैं। प्रश्न सबसे पहले ये कि क्या वास्तव में ऐसे किसी विषय पे चर्चा होनी आवश्यक है? चर्चा तभी होती है जब किसी भी विषय के दो पहलू होते हैं, तभी उस विषय पे चर्चा करने का कोई महत्व होता है। क्या इस पे चर्चा होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। क्या होता है, पश्चिमी जगत के हिसाब से देखें तो एकल जीवन जीने के या एकल फैमिली के आदी होते हैं, वहां अपनी मनमर्जी चलती है। लेकिन भारत में एक समस्या ऐसी है कि मन में इच्छा होने के बावजूद मेरा परिवार क्या कहेगा, मेरा समाज क्या बोलेगा, मेरे आसपास के लोग कैसे बोलेंगे, किस परवरिश माहौल में रहा है, उसको बहुत ध्यान रखा जाता है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे ईर्ष्या के हमारे बहुत लोग हैं। भारत में क्या है, अपने सुख से लोग, अपने दुख से लोग दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। अब प्रेम संबंध में देख लो, 50 साल की आदमी का किसी, मान लो एक लड़की से प्रेम संबंध हो जाता है, वो लड़की भी तैयार है 25 साल वाली, और तेरी उम्र है क्या, और तेरी बेटी बराबर है, तेरे पेट में दर्द क्यों है यार, उसके नहीं है मेरे नहीं है, तू जेलसी के मारे मारा जा रहा है कि मेरे को क्यों नहीं मिला। तो ये भारतीय परिवेश में अगर खुला मन आ जावे तो ये होगा भी हाँ, ये चलता है सब दुनिया में चीज, क्योंकि जब दो ध्रुव बने हैं, नेगेटिव पॉजिटिव बने हैं, तो आकर्षण अवश्य भावी हो जाता है। आप उस चीज को टाल नहीं सकते, उस चीज को। अब आई बात बिछो की बात, जैसे कि विषय है अपना, ठीक है, बिछो जब होता है वाकई बहुत दुखदायी होता है, और एक समय के बाद एक ऐसा हाल हो जाता है, जैसे मैं मेरी धर्मपत्नी की बार बात करते हैं कि पास में सोए सोए रात को उठ के चला जाए ना एक जना नींद में जल्दी, दूसरे की आंख खुल जाती, वो उसकी खुशबू का, उसके एक ओरा का हैबिचुअल हो जाता है, और उसमें जीना शुरू कर देता है इंसान। पास से उठ के जैसे बच्चे का होता है वैसे हमारा हो जाता है। तो जाना देखिए दुखदायी तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे आप लड़ लो भिड़ लो कुछ भी कर लो, वो होता है। लेकिन उसके बाद अगर दूसरा कोई निर्णय लेना होता है तो वाकई आसान निर्णय नहीं है, खासतौर पर भारतीय परिवेश में। सबसे पहले तो ये सोचता है कि मैं निर्णय कैसे लूं, मेरा परिवार क्या बोलेगा। हम भारत में कौन क्या बोला कि समस्या से बेहद परेशान है, कौन क्या बोलेगा, मन में इच्छा हो तो इसलिए मारता है कि मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, किसी के बच्चे ब्याह पेंडिंग होते हैं, फिर समाज क्या बोलेगा, इस उम्र में ऐसा हुआ, चाहे समाज ज्यादा ध्यान ना रखे उसका, लेकिन उसके बारे में बोल जरूर देगा। फिर अपने आसपास का परिवेश देखता है, फिर वो निर्भरता देखता है कि मैं फाइनेंशियली किस पर निर्भर हूँ, फिजिकली किस पर निर्भर हूँ, मेरे में दम है क्या। इतना कुछ करने के बाद भी अगर निर्णय लेता है ना, तो भी उसको भारत में सामाजिक विरोध झेलना ही पड़ता है। जहां तक मेरा आसपास देखने का अनुभव रहा है, तो 80 से 90% केस में बेटी के ससुराल, लोगों के आसपास अलग फलाना ढिमकाना, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। अरे तेरे को मालूम है, तेरे चाचा के मायके के अंदर तेरे भाई ने ना, उसके भाई ने ब्याह कर लिया नया, अरे 65 साल का हो गया, उसको शर्म नहीं आई। अरे आई नहीं आई, तेरे पेट में दर्द क्यों आया, उसको निर्भरता है। इस पे चर्चा होनी चाहिए, बहुत जरूरी ये है। आजकल का जो माहौल है देखते हुए, आजकल जो मतलब जिस तरह से हर औरत, एक औरत का अगर मतलब बोलते कम उम्र में चली गई है तो उसको जीवन साथी की जरूरत ही नहीं। कोई भी उम्र में कोई भी जाए, चाहे पति जाओ चाहे पत्नी जाओ, तो एक दूसरे की सपोर्ट की तो बहुत जरूरत है। और ये चीजें सब अपनी लाइफ में अपने आप सेटल हो जाते, बेटी दामाद हो जाते हैं, बेटा बहू हो जाते हैं, क्योंकि आजकल लोग खुल के नहीं बात करना चाहते। चौपाल के जरिए क्या है, हम अपनी इच्छाएं, बातचीत, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी है। और जूम मीटिंग में तो इतने अच्छे से बता दिया है कि भाई आप दिल खोल के अपनी चर्चा बात रख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगा, हेड्स ऑफ यू। हाँ, मैं इसलिए चर्चा के फेवर में हूँ, क्योंकि चर्चा में जब 10 लोग बैठते हैं तो सबकी एक लेवल के बाद अलग अलग ओपिनियंस आती हैं, और पता नहीं कौन सी ओपिनियन किसकी ऐसी होती है कि वो सबके लिए फायदेमंद हो जाती है, इसलिए चर्चा जरूरी है। आजकल मतलब पहले जमाने में ऐसा होता था, परिवार बड़ा होता था और ऐसा कभी किसी के साथ घटना हो जाती थी तो संभालने वाले बहुत लोग होते थे। आज ऐसा हो गया, परिवार विभक्त हो गया और हमारे जो बेटे बहू है उनको समय नहीं है,
उनके बिजनेस होते हैं, जॉब होता है, कुछ होता है, नहीं तो ये इसीलिए जी चर्चा होना जरूरी है कि कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन मिल जाए और आगे कुछ तो मार्ग सोल्यूशन उपलब्ध हो निकालना जाए। है। हाँ, कुछ तो रास्ता निकल बिल्कुल जाए। बिल्कुल जी जी। जी डिस्कशन इज मतलब कहीं ना कहीं रास्ता निकलता है। अगर लोग लाइक माइंडेड लोग बैठते हैं तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलता है कि करना चाहिए या नहीं, बट डिपेंड ऑन जी द एज ऑल्सो। देखिए, चर्चा तो हमेशा होनी चाहिए और ऐसे विषय पर जरूर होनी चाहिए जिस पर लोग बात नहीं करते हैं। तो चर्चा इसलिए जरूरी है कि एक जो सोशल टैबू लगा हुआ है, जो अभी तक सबने कहा कि कौन शुरुआत करे, तो चर्चा होगी तो वो सोशल टैबू हटेगा। दूसरा, जब आप अकेले निर्णय लेते हैं तो एक तरफा होता है। आप जब चर्चा करेंगे तब बहुत लोगों के विचार, बहुत लोगों के अनुभव से एक मंथन होगा जो किसी भी सोच को सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए इस तरह के विषयों पर जो आधुनिक समाज की देन है, जरूर बहुत ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। तो चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत जैसे परिवेश में आधे से ज्यादा जनसंख्या इस बात से ग्रसित होती है कि लोग क्या कहेंगे। वो इस डर में जीती है कि मैंने अगर कोई ऐसा स्टेप उठा लिया तो समाज क्या कहेगा। तो ऐसे में वो निर्णय कभी कभी नहीं ले पाते हैं, जबकि उनके मन में निर्णय लेने की बात होती है। जैसा कि कल्पना दीदी ने बताया, दूसरे लोगों ने बताया कि इस पर अभी तक काम बहुत कम हुआ है। ये एक बहुत ही आम टॉपिक नहीं है। तो शायद इसीलिए इस विषय पे चर्चा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम इस तरह के निर्णय कभी कभी सिर्फ अपनी सोच से लेते हैं और कहीं कहीं हमसे गलती भी वो कभी कभी हो जाती है। तो ऐसे में कुछ लोगों के अनुभव साथ जुड़ेंगे। हमारे यहाँ बीच में सुनीता जी टास्किया जैसी वरिष्ठ एडवोकेट भी हैं, तो उनकी भी कुछ बातें हम आगे लेके जाएंगे। तो इस तरह से एक सोल्यूशन तक पहुंचेंगे, एक ऐसे रास्ते पे पहुंचेंगे जहां पर हम अपने समाज को भारतीय परंपरा के साथ जोड़ते हुए इस जो पुनर्विवाह की जो बात है उस तक पहुंच सके। तो चर्चा तो आवश्यक है, ये आप सब मानते हैं, क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर कि आप में से कितनों को ऐसा लगता है कि अधेड़ उम्र में या वृद्धावस्था में विवाह नहीं होना चाहिए? एक्चुअली दो रीजन बताना चाहूंगा। एक तो मुरलीधर जी झंवर का आया था कुछ कमेंट, जो उन्होंने बताया था कि वृद्धावस्था में अगर फिजिकली कोई बंदा खुद का ख्याल नहीं रख सकता और वो उस उम्र में अगर शादी करता है तो वो अकेला खुद पहले ही मतलब थोड़ा सा खुद की हेल्थ का ध्यान नहीं रख सकता, खुद की फिजिकली ध्यान नहीं रख सकता, तो और अगर शादी कर लिया तो फिर दूसरे का भी ख्याल कैसे रखेगा। तो वीसा वीस ये दोनों पे अप्लाई होता है, वो एक रीजन है। दूसरा रीजन मैं बताता हूँ, जैसे अभी जो एक हम लोग मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। ये आपको मेरा ऑब्जर्वेशन, मेरा ओपिनियन या कुछ भी समझ लीजिए इसको, कि अगर फाइनेंशियली बंदा या बंदी स्ट्रांग नहीं है तो उसको सेकेंड स्टेज में शादी करके और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए वो कितना मतलब उसको आगे तक निभा पाएंगे, वो एक बड़ा इशू बन जाता है मेरे हिसाब से। क्योंकि एक एज के बाद में शादी की हुई है साथ साथ, और वो खुद मतलब एक एज के बाद में कुछ भी नहीं बोल सकती किसका, लेकिन वो खुद एक्सपायर हो गई, उनके पीछे उनकी जो पत्नी है और जो बेटी है वो इतना ज्यादा सरवाइव कर रहे हैं कि मतलब, और जो परिवार के लोग हैं वो भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये नाम नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये जो मैंने कठोर सत्य जो देख रही हूँ अभी भी, उसका मुझे यही एक्सपीरियंस आया है कि लोग नहीं एक्सेप्ट करते। परिवार के लोग तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। भले ही एक बार आपके सामने एक्सेप्ट कर लो, लेकिन नहीं करना चाहिए अगर आप नहीं है सक्षम तो। एक एज होने के बाद में बच्चे लोग भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि मेरे नए पापा या नई मम्मी आए। तो या तो आपकी सहमति सबसे पॉजिटिव रहे तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए, अदरवाइज वह ना तो किसी को भी सुख नहीं दे पाता है, न तो आने वाले लाइफ पार्टनर को सुख दे पाता है, ना तो फिर अपने बच्चों से भी वंचित हो जाता है। तो बहुत सोच समझ के ये एक्शन लेना चाहिए कि जैसे एक एज के बाद अधेड़ उम्र की जो बात हो रही है, उस समय अगर कोई वो उनकी एज कुछ भी हो सकती है, सपोज किसी की 60 है या 50 है। आजकल नई एज के लोगों में ही एडजस्टमेंट की इतनी प्रॉब्लम हो रही है और इतना जीवन पूरा जो निकाल चुके हैं,
किसी जी। और के साथ, उसको तो वो भूलते नहीं हैं, और नए के साथ फिर से एडजस्टमेंट 2 साल लग रहा है, 4 साल लग रहा है, लगता है कि हमारी जरूरत है, या हम किसी के साथ बैठेंगे, चाय पिएंगे, उसके साथ शेयर करेंगे चीजें, पर अगर उसके साथ भी आप एडजस्ट नहीं हो पाए तो वो बाकी की जिंदगी भी खराब हो सकती है। तो कोई इतना जरूरी अगर नहीं है, सेल्फ डिपेंड है अगर कोई बंदा, मेल या फीमेल कोई भी, जो अपने खुद के काम खुद कर सकते हैं और लाइफ को इजीली अकेले निकाल सकते हैं, तो फिर उनको साथ की जरूरत मुझे नहीं लगता पड़नी चाहिए। कि अगर आर्थिक रूप से सक्षम है जैसे कोई महिला, उसको तो दूसरी शादी करना ही नहीं चाहिए आधेड़ उम्र में। और भी कई चीजें, कई अच्छे अच्छे काम है जिसे करके वो अपना जीवन गुजार सकती है। हाँ, कोई मजबूरी आ गई है तो अलग बात है, बाकी नहीं करना चाहिए दूसरी शादी। क्यों नहीं करना चाहिए? आधेड़ उम्र के बाद नहीं करना चाहिए, नहीं हो पाता वो सामंजस्य। ओके, हाँ, सामंजस्य की प्रॉब्लम है। हाँ, किसी को सहारा देने के हिसाब से कर लो, जैसे कोई पुरुष है, मान लो 2 बच्चे हैं उसके, बड़े बड़े, उनकी जिम्मेदारी वो नहीं संभाल सक रहा है, सहारा देने के लिए, और इधर तुम बोझ बन गए, तो तुम वो सहारे के हिसाब से कर सकते हो। लेकिन जनरली अगर तुम सक्षम हो अपना जीवन अच्छी तरह गुजारने के लिए, तो नहीं करना चाहिए शादी। मुझे लगता अगर एज कोई भी हो, पर अगर परिवार अच्छा है, एक दूसरे को हेल्प करने वाला है, तो नहीं करना चाहिए शादी। हम अध्यात्म में खुद को लगा ले, पॉजिटिव थिंकिंग अगर रखते गए तो कोई दिक्कत नहीं है लाइफ गुजारने के लिए। या खुद को ओके। अध्यात्म में लगाओ, सकारात्मक सोचो, कोई दिक्कत है जी नहीं फिर। जी 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 10-12 साल पहले तक हमारे पास इवन यंगस्टर्स में अगर कुछ रीमैरिज करता है या कहीं जो से किसी का डाइवोर्स हो जाता है, तो दैट वाज अ टैबू, क्योंकि उस टाइम तक हम लोगों ने वो माहौल देखा नहीं था। लेकिन आज पूरा माहौल बदल गया है, और अब क्या आती है, 2 बात आती है। अगर बच्चे नहीं मानने का सबसे बड़ा रीजन है प्रॉपर्टी इश्यूज, फाइनेंसेस आ जाते हैं। जैसे एक प्रश्न आया कि परिवार सपोर्टिव नहीं होगा, एक प्रश्न या एक बात ये आई कि बच्चे सपोर्टिव नहीं होंगे, किसी ने ये बोला कि सामंजस्य की प्रॉब्लम होगी। सपोर्ट तो बहुत बात की बात है, पहले हम ही एडजस्ट नहीं कर पाएंगे इसमें। सामंजस्य की प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं। क्योंकि वो दोनों लोग अपने अपने जो बैड फेज है लाइफ का, वो एक दूसरे के साथ में 10-20 साल 50 साल रहने के बाद में वापिस वो रीअरेंज अगर हो रहा है, तो दोनों बहुत समझदार हैं, उनको मालूम है कि ये इश्यूज में ये प्रॉब्लम आ सकता है, तो सामंजस्य का प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं आएगा। दूसरा कोई भी और प्रॉब्लम क्या आ सकता है, सामंजस्य का नहीं आएगा। ये सोच के शादी करनी चाहिए कि एक बार फिर से शायद ये बिच्छू सहना पड़े। अगर आप मेंटली उसके लिए तैयार हैं, जैसे पहली बार हुआ है, दूसरी बार भी कोई साथ आता नहीं और साथ जाता नहीं, तो मेंटली अगर आप दूसरी बार के लिए भी प्रिपेयर्ड हैं, तो ही उसमें आगे बढ़े। हाँ जी, बहुत अच्छा चीज है ये जो आप कर रहे हैं पुनर्विवाह का, बहुत अच्छा है जी। हाँ, इसका अनुभव हमारे को है। मैं सूरज लोया जी। देखिए, ये पुनर्विवाह का जो चर्चा विषय हो रहा ना जी, ये एक समाज के लिए बहुत अच्छी चीज है जी। ये हमारे अनुभव से मेरा 1980 में हुए जो है, ओके, हम मतलब मिसेस का पहले विवाह हो चुका था जी। किसी कारणवश इनको डाइवोर्स होना पड़ा, ओके, तो फिर मैंने इनके साथ विवाह किया। ओके। तो आज 42-43 साल हो गए, हमारी जिंदगी अच्छी चल रही है। अच्छा, तो इसमें अगर समझदार आदमी रहा तो ये चीज बहुत अच्छी है समाज के लिए। क्यों? बहुत बहुत तो धन्यवाद। कोई भी रहो, अकेला आदमी जिंदगी काट सकता है, लेकिन अकेली औरत जिंदगी काट नहीं सकती। ये मेरे को बहुत साथ दिए हैं और आज तक साथ दे रहे हैं। हम लोगों को भी जो प्रॉब्लम हम 2 जने सॉल्व करते, अगर ज़ूम सभागार की ओर से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा तालियां, हम सबकी बहुत बहुत आपको दोनों को शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। मेरे को ये लगता है कि एक छोटी उम्र में ही कई बार कोई कारण हो जाते हैं और विवाह नहीं हो पाता है, तो दूसरा विवाह करे, वहां तक तो ठीक है। पर अधेड़ उम्र या बड़ी उम्र तक हमारे जीवन में जो जीवन साथी होता है पुराना, वो उसकी इतनी गहरी छाप होती है, मुझे लगता नहीं है कि वो किसी भी और से वो मिट पाए। ओके। वो क्या है कि फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि दूसरे से कॉम्प्रोमाइज होने लगता है कि वो तो ऐसा था, ये ऐसा था,
ये ऐसा है नहीं, आप तो ऐसा नहीं करते हैं, ये सब तो क्वेश्चन वापस आप वही बोलना चाहते हो कि सामंजस्य की प्रॉब्लम होती है, हम अपनी लाइफ में किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, करेक्ट? हाँ, नहीं कर पाएंगे। बहुत 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 धन्यवाद। पूरा समराइज करें तो अगर ये बात आती है कि क्यों विवाह नहीं होना चाहिए इस उम्र में, तो मोटा मोटा आप सबने ये कहा कि परिवार साथ नहीं देता, परिवार कई बार इसके अगेंस्ट हो जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि सामंजस्य की प्रॉब्लम आती है, जैसा उमा जी ने भी बताया, सविता जी ने भी बताया कि एक उम्र ढलने के बाद हमें हमारी एक लाइफ स्टाइल बन जाती है, हम उसमें दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो अब प्रश्न ये आता है कि विवाह होना क्यों चाहिए, स्पेशली इस उम्र में विवाह क्यों होने चाहिए? 50 के बाद शादी करना उचित है या नहीं है, बिल्कुल। उसमें कई तरह के अनुभव है मेरे। अब कई लोगों ने यहाँ बोला कि नहीं होना चाहिए, सामंजस्य की कमी है, हम तय सेट नहीं कर पाते। तो इसका ये है कि मेरा जो अनुभव है, मैंने जो अकेले रहे हैं उन कईयों को मैंने एडिया रगड़ के जाते हुए देखा है। 60 ईयर के आसपास दूसरे जीवन साथी की जरूरत के लिए शारीरिक संबंध या सेक्स से वैल्यू नहीं रखता, वह मानसिक प्रॉब्लम होती है। जब आदमी मानसिक रूप से दुखी होता है, उसे वो भाव नहीं मिलता, आप बोल दीजिए अटेंशन नहीं मिलती, उसके कोई विचार सुनने वाला नहीं है, उसकी उपेक्षा जब होती है ना, तो उसकी पीड़ा केवल वही जानता है। और फिर हम बोलते हैं नहीं हम तालमेल नहीं करेंगे। तो आप कोलंबस की कहानी पढ़ी होगी, इंडिया की खोज के लिए निकला था, जब जहाज का राशन खत्म हो गया था तो उन्होंने चूहे मार के खाने शुरू कर दिए और जहाज की लकड़ी खा गए थे वो। तो जब आदमी की इच्छाएं बलवती होती है, उपेक्षा जब होती है और शरीर की जरूरतें जब बढ़ती है, मन की शरीर की, तो सब जगह एडजस्ट करता है। उसे चाहिए हर उम्र में, शारीरिक नहीं चाहिए। मैंने मेरे घर में देखा है, दो मेरे उम्र में मेरे ताऊ जी लगते थे, 45 के बाद शादियां की, सबने घर में खूब गालियां दी, खूब बातें की, उन्होंने अपनी लाइफ में बच्चे पैदा किए 4-4, 5-5, उनको निभाया, उनकी शादियां की, करके चले गए। दूसरी संतानों में पेट में दर्द हुआ कि जी वही प्रॉपर्टी वाला मामला। अरे अभी जब आपको विरोध करना है तो या तो उसकी आप सुविधा दो, अदरवाइज उसका विरोध मत करो। आपको जो वातावरण चाहिए वो दे दीजिए। अब इसके अंदर वो जो बात चली थी कि अपना दमखम चेक करना जरूरी। पहली बात से फिजिकली आप चलने फिरने में थोड़ा लायक तो हो, ऐसा ना हो कि दूसरे पे बोझ ही बन जाओ। तो वृद्धाश्रम जरूरी है, आपको ओनली शारीरिक रूप से जाना है। मन में भी आपको लगता है कि परिवार भी जरूरी है, मैं साइड में अपना अलग फ्लैट या अलग मकान लेकर रह लूंगा, साथ में सबसे मानसिक रूप जुड़ा रहूंगा, तब जीवन साथी का चुनाव कर सकते हो। वहां आपको चलना फिरना जरूरी है। और जैसा भाई जी बोले कि फाइनेंशियली भी आपको थोड़ा स्ट्रांग होना जरूरी है, ताकि अपना ध्यान रख पाओ। पैसे आपके पास है नहीं, बच्चों ने दिए नहीं, बैंक से कहीं आता नहीं, तो आप एक समाज पे लोगों पे एक कोड़ सा बन के रह जाओगे। तो सवाल ये है कि आपने बदन को मेंटेन कैसे रखा है, वहां आपकी मानसिकता काम करती है। तो उम्र का क्राइटेरिया छोड़ दीजिए, आप मन से कितने मजबूत हो ऐसा निर्णय होता है कर लीजिए। और समाज का तो क्या है जी, मैं कहूं आपको जो मेरा अनुभव रहा है जिंदगी में, हर आदमी आपकी प्रशंसा या बुराई उसी लेवल पे करेगा कि उसको आपसे कितना काम है। हम भी यही करते हैं, हम ये बोलते हैं यार वो उसका होगा अपने माँ बाप से लड़ाई, हमारे साथ तो बढ़िया है, हम क्यों उसके मामले में पड़े। जब किसी से काम नहीं हम तो बोलते हैं यार जो अपने माँ बाप का नहीं वो हमारा क्या होगा। तो निंदा या प्रशंसा हमारी उससे कितनी जरूरत है उस पर डिपेंड करती है। मैं तो ये मानता हूं कि थोड़ा सा खुले परिवेश में जाएंगे, आपका मन बोलता है, आपको अपने परिवार से उपेक्षा मिली है, आपका मानसिक संतुलन सही नहीं रहता। क्योंकि देखिए जो एनर्जेटिक बंदा होता है ना, वो ज्यादा तालमेल नहीं बिठा पाता। वो कहते हैं दुनिया में अब तक सारा मैं बनाता हुआ आया हूं, मैं दोबारा बनाऊंगा, चाहे वो औरत हो। मैंने कुछ औरतें भी देखी है, कुछ मर्द भी देखा है। वो जल्दी तालमेल नहीं बिठाएगा, उसका अपना जगत अपना सर्कल बनाना जरूरी है। कुछ ये होते हैं जिसको अभी घटिया वर्ड नहीं लगना चाहिए, मैं माफी चाहूंगा, कुत्ता प्रवृत्ति के लोग, जहां मिला बैठ के खा लिया, झिड़के मिले झिड़के खा ली, छोटे ने जड़ा छोटे ने झाड़ चाल ली, बड़े की बड़े चल ली। तो अपना अपना नजरिया है, वो सबसे डरता है कि नहीं मैं नहीं चलूंगा। दूसरे वर्ड को मैंने मर्दानगी नाम दे दिया, कहता मैं था उसने कर लिया। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मानसिक तालमेल परिवार से नहीं बैठता तो आदमी को स्टेप ले लेना चाहिए। अगर पीछे के परिवार जो बचा है जीवन साथी के बाद, जो कि औरतों का एडजस्टमेंट जल्दी हो जाती है क्योंकि वो बहु बेटियों में बैठ सकती है। मर्द का परिवारों में हमारे मरना हो जाता है, जैसे ही मर्द की बीबी गई उसका बाहर का कमरा होता है, खांस के आना, अपनी बहू से भी ऊंची आवाज में बोल दिया तो उसके पास एक बहाना है, इसका नाम लगा दूंगी सारे बुड्ढे का कि तूने मेरे को गलत निगाह से देखा। और औरत तो क्या है, बहुओं में बेटियों में बीच में बैठ के टाइम पास कर लेगी। एक तो
आज की डेट में मेडिकल साइंस इतना एडवांस कर गया है कि सबकी एज बढ़ गई है। पहले 60 साल के आसपास जो एज थी, आज वो बढ़ के 80 हो गई। एज बढ़ गई है। दूसरा, अभी जैसे ये बात पहले भी आई थी कि पहले एक सोशल सिक्योरिटी थी, एक इमोशनल सपोर्ट थी, जॉइंट फैमिली की, परिवार की, फ्रेंड्स की। आज वो पूरी टोटली खत्म हो गई है। तो आपको इन दोनों सिनेरियो में एक तो आपको लंबा जीना है, और अगर एक आध साथी पहले चला गया और आपको जो जर्नी है वो ऐसे नहीं है कि 2-4-5 साल के डिफरेंस में खत्म हो जाएगा, वो लंबी चल सकती है, 10 साल, 20 साल, 25 साल। तो वो 25 साल के लिए वो अगर हो जाए तो वो आगे ठीक से रह सकता है। ये 2 रीजन है मेरे हिसाब से। जी। So I will give my example. मैं मेरा उदाहरण देता हूँ। मेरा जब आई थिंक मेरी उम्र शायद 55 थी, माय वाइफ एक्सपायर्ड ड्यू टू एक्सीडेंट। तो उसके बाद मेरे एक दोस्त ने बोला कि यार रीमैरिज करना चाहिए, सरदार जी है वो, बहुत फॉलोअप करता था। मैं बोला नहीं यार, कोई एग्री नहीं होगा क्या, और अच्छा भी नहीं है, मैं ऐसा मानता था। फिर फैमिली मेंबर्स भी थोड़े आगे आए कि समहाउ दे हैव मेड मी, तो बच्चे बोले नहीं, ये दिस इज नॉट राइट। एक यूएस में है, एक यहाँ पर है, एक सीए है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो वो लोग भी बोले नो, दिस इज नॉट राइट। तो उनको कॉन्फिडेंस में लिए कि व्हाई इट इज नीडेड, ये क्यों जरूरी है, इट इज नॉट फॉर द अगेन चिल्ड्रन एंड ऑल। तो हम जो बात किए थे, देयर इज नो इशू इन द फ्यूचर, एंड वो उनके भी लड़के नहीं थे, फर्स्ट जो सेकंड वाइफ के लड़का और लड़की कुछ भी नहीं था, एंड शी इज, दिस डिफरेंस इज 10 years डिफरेंस बिटवीन मी एंड माय सेकंड वाइफ। तो ऐसे कई केसेस है जो यूएस में, और मैं काफी लोगों से कनेक्टेड हूँ। तो व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, कई लोगों का क्या है, परिवार में अगर कुछ चाहिए तो मेरे को बोलना पड़ता है। अगर कोई वाइफ है तो उसको बोलने की जरूरत नहीं रहती, मुझे चाय चाहिए या मुझे जी खाना भोजन चाहिए या डिनर चाहिए, क्या टाइम पे चाहिए। इट डिपेंड, बहुत से लोगों की आदत रहती है कि मतलब बगैर बोले करना रहता है। तो बहुत से ऐसे कई केसेस देखा मैं, जहाँ पर किसी की आदत रहती है कि भाई मुझे हर चीज मेरे टाइम के हिसाब से मिल जाना चाहिए, लेकिन फिर वो जब कोई सेकंड पार्टनर अगर लॉस हो जाता है किसी का, तो वो बोल नहीं पाते कि मुझे बगैर बोले सब चीज मिलना। तो परिवार से वो खुलते नहीं, और परिवार आजकल जरूरी नहीं है कि सब करना चाहिए। सर्टेन एज के बाद बड़ा बिग डिफरेंस हो जाता है। तो बड़ी मुश्किल से somehow now she is taking care of child very well right now, she is taking care of। तो बच्चे भी now they understand कि मेरे बाप की खुशी के लिए मुझे एग्री होना है, so they finally agree। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। सबसे पहले तो मैं पूरे एफओई की तरफ से आपका अभिनंदन करती हूँ कि आपने एक स्टेप आगे लिया और अपने खुद के अनुभव हमसे शेयर करे, आपकी पर्सनल बातें हमसे शेयर करी। तो हमने 2 पहलू देखे। एक पहलू था जहां पर लोगों ने कहा कि नहीं होनी चाहिए, और एक जहां कहा कि होनी चाहिए। होनी चाहिए, चलिए इस बात को अभी पार्क करते हैं, साइड रखते हैं, क्योंकि ठीक है होनी चाहिए, एक समाज में एक नया बदलाव होना चाहिए। अब जो नहीं होनी चाहिए उस पर बात करते हैं कि जो नहीं होनी चाहिए, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हमारे सामने आए कि 2 लोगों में सामंजस्य की प्रॉब्लम हो सकती है, एक उम्र होने के बाद में उनके बीच में तालमेल बिठाने की तकलीफ हो सकती है, परिवार साथ नहीं होता, कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, क्योंकि होना चाहिए चर्चा का विषय नहीं है। नहीं होना चाहिए यानी ऐसी कौन सी चीज है जो आपको पुनर्स्थापित होने से रोक सकती है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका शायद हमने ध्यान नहीं रखा, जिनकी वजह से कुछ लोगों को कटु अनुभव हुए, और इस वजह से वो शायद इसके लिए अब रेडी नहीं है। उन्होंने अपने आसपास कुछ ऐसा देखा जिससे उनको लगता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। तो आप में से कोई अगर इस तरह की कोई बात बताना चाहे, कोई अनुभव बताना चाहे, तो हमें बहुत आसानी होगी इस चर्चा को आगे बढ़ाने में। हाँ, कई बार ऐसी शादियों में धोखा भी होता है, ये है एक तो मैं
धोखा बिल्कुल धोखा मिलता है कई के बार, क्योंकि सेकंड मैरिज में कई बार क्या होता है, ज्यादातर इस बारे में महिला ही धोखा देती है। वो इकोनॉमिकल देखती है जेंट्स का, और उस हिसाब से वो शादी करके नहीं मिलता है तो फिर चले जाती है और उल्टा केस कर देती है। तरोताजा खर्चे में नाम नहीं लेना चाहूंगी, हुआ है आसपास ही ऐसे एक दो केसेस ऐसे भी हुए हैं। पहले तो आई मीन डिपेंड्स करता है एज फैक्टर, एंड सेकंड जैसा भी किसी ने बोला था कि धोखा भी होता है। ओके 100% होता है, 100% होता है। इसमें क्या होता है, जो बीच में होता है, आई मीन शादी वापस ये कराने के इसमें उसके ऊपर एलिगेशंस आ जाते हैं। आपने क्या बोला था, आपने कराया था, जब दोनों के बीच में आई मीन हस्बैंड वाइफ के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना हो या कुछ हो, तो बीच वाला जो होता है वो फंस जाता है। एक तरफ से उसको ब्लैकमेल टाइप में भी, आई मीन ब्लैकमेलिंग टाइप में भी होता है। जी मनोज, आपकी वजह से हुआ, तो तब वो जो बीच वाला पर्सन है वो ना आई मीन घर का ना घाट का बोलते ना, वैसा हो जाता कि जरूरत 100% है। अकेले जीवन जीना बहुत बड़ी तकलीफ का कारण होता है। और आप जैसे सबने कहा कि 60, 65, 70 तो सेक्सुअल नीड नहीं, पर एक इमोशनल नीड के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जरूरत तो है। अब सवाल उठता है कि जरूरत तो जिंदगी में बहुत सी चीजों की होती है। जरूरत शादी की है, और नाउ इट इज बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि जैसे बात हो रही है कि पहले बड़ा परिवार हुआ करता था, तो परिवार के साथ फिजिकल नीड छोड़ दीजिए तो इमोशनल नीड्स पूरी हो जाया करती थी। पर अब वैसी स्थिति नहीं है। तो मान लीजिए यदि आप बिल्कुल अकेले हैं कि ठीक है, खुदा ना करे पर आपके बच्चों ने आपको केवल वृद्धाश्रम में अकेला छोड़ दिया है, आप फाइनेंशियली भी साउंड है, आपको ऐसा लग रहा है, तो उसमें कोई ऐतराज नहीं है। पर आपका जो दूसरा विषय है कि संभावनाएं, ये संभावनाएं मेरे ख्याल से इस उम्र की शादी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम यंग बच्चे की शादी करते हैं तब भी बहुत चीजें देखते हैं, कुंडली से लेके खान पियन, रहन सहन, आचार विचार, सभ्यता, संस्कृति, धन दौलत सब देखते हैं। उस उम्र में जब व्यक्ति में अकेले भी लड़ने की ताकत होती है, और वो ताकत कितनी है ये अब आज बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाउ इट इज तो आप देख रही हैं, मैरिज एट फर्स्ट साइट, डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट हो जाता है। पर उम्र के उस दौर में सबसे बड़ी चीज, पहला मैं चाहूंगी कि अगले एक चौपाल आप इस विषय पर भी करें कि बच्चे इस दिशा में क्या सोचते हैं। जवान बच्चे, शादीशुदा बच्चे जिनके अपने बच्चे हो गए हैं और जिन्हें माँ बाप को अकेले कमरों में बंद कर दिया है, या जैसे भी भाई साहब ने कहा कि बच्चे अब्रॉड चले गए, हमने पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया, आप तो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, फिर हमें क्यों यहाँ अकेले रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो नहीं, पर फिर भी दो चीजें हैं, फैशन और ट्रेंड एक सेकंड में बदलता है, कल्चर, सभ्यता और संस्कृति इतनी जल्दी नहीं बदलती। आज हम बच्चों को कितना भी आधुनिक बना दें और आंख मूंद कर स्वीकार कर लें वो जो भी काम करते हैं, फिर वह लव मैरिज हो या इंडिया कोड की, तो आप भी बात जानते हैं कि वो सेम सेक्सुअल मैरिज हो, माँ बाप की ममता तो वो करवा देती है, पर क्या बच्चे इसको स्वीकार कर पा रहे हैं? आज भी यदि हम एक और ये कहते हैं कि हमारे संस्कार कहते हैं कि माता पिता पूजनीय है, तो बच्चों के दिमाग में माता और पिता की वही छवि होती है, और वह कि दूसरे को अपने माँ बाप के पास नहीं देख सकते। वो खुद कितनी फ्रीडम चाहे, एक बच्चा अपने लिए जो फ्रीडम चाहता है, एक बेटी अपने लिए वो जो फ्रीडम चाहती है, वो फ्रीडम वो अपने माँ बाप को नहीं दे पाती। तो पहले तो
इस चीज के लिए इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। सेकेंड थिंग इज द रिस्क फैक्टर, कितना ज्यादा है या क्या क्या सोचना होगा, जो अभी आप सबने बात की। बिल्कुल सही बात है कि 30-35 साल 25 साल एक लाइफ पार्टनर के साथ रहना, केवल मेंटल रिलेशन नहीं फिजिकल रिलेशन में रहना, तो दूसरे के साथ उसकी तुलना होना। अर्थात मेरा बस ये कहना है कि ये करते समय आपको बहुत अधिक कैलकुलेट होना होगा कि ये जो आप करने जा रहे हैं, इसे हासिल करने के बाद आपको लॉस क्या क्या हो सकता है, क्या आपको इसके बदले में छोड़ना पड़ेगा। जैसे अभी कहा कि फाइनेंशियल हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है। मुझे ध्यान है, मुझसे एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े घराने ने कहा कि छोटे भाई की शादी करनी है, सब भाई अलग रहने लगे, 60 साल की उम्र हो गई, बंगला अकेला है। बट देन द कॉन्सेप्ट, उन्होंने मुझसे क्या कहा कि आप ऐसी लड़की ढूंढ दीजिए जिसकी लड़का ना हो, लड़की हो चलेगा, हम हमारी हैसियत से पढ़ा देंगे, हमारी हैसियत से शादियां कर देंगे, लड़का नहीं चाहेंगे। सो द मैटर जो अभी भाई साहब कह रहे थे, प्रॉपर्टी इज ऑल्सो ए मैटर। सेकेंड थिंग कि आपके लिए उम्र के 60 साल तक आपने जिन बच्चों को पाला है, हमारे यहाँ तो कहावत है ना कि जग जीत जाता है आदमी, पेट से हार जाता है। तो क्या दूसरे जीवन साथी को का चयन उनके इच्छा के बगैर जब आप करते हैं, तब क्या आप पूरी तरह से एक को छोड़ पाएंगे और एक को अपना पाएंगे, या आप दो नाव में सवार हो जाएंगे? और यह तो सब जानते हैं कि दो नाव में सवार आदमी कहीं से भी सुकून नहीं पा सकता, हर समय भय में जीता है कि कब डगमगाएगा और कब गिर जाएगा। एक पार्टनर यदि वहां भी चला गया, तब मान लीजिए आप 75-80 पे पहुंच गए, तब क्या एक बार वह दहलीज जिस घर की आपने नापी उसको पार करके आप निकल गए, क्या आप वापस लौट पाएंगे? और यदि लौटना है या नहीं लौटना है, तो कितनी आपकी मानसिक और आर्थिक तैयारी है कि आप अकेले जीवन बिता पाएंगे? इतना पैसा आपके पास है और इतनी शारीरिक क्षमता आपके पास है, तो गलत नहीं है, जरूरत है, जीवन साथी की जरूरत है, कंपेनियन की जरूरत है, पर रिस्क फैक्टर क्या है उसको पहले हम तौल लें कि क्या हमें मिलना है। एंड सेकंड थिंग, जो अपनी काउंसलिंग के अनुभव में मैंने बहुत बार देखा कि जैसे हम कहते हैं कि युवावस्था में जब आप शादी के डिसीजन ले लेते हैं तो जवानी के जोश में गलत ले लेते हैं। मैंने ये भी पाया है कि वृद्धावस्था में ऐसे निर्णय डर और भय, इनसिक्योरिटी के कारण आप ले लेते हैं और बाद में कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। आपके बच्चे कैसे हैं, आपकी लड़कियां कैसी हैं, सामने वाला आपके लिए शादी कर रहा है, आपकी जवान अनमैरिड बच्चों के लिए कर रहा है। ये भी हमारे पास एक काउंसलिंग में ये चीज भी आई। तो जरूरत है, जरूर करें। 4 लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत कीजिए, बट यदि आप थोड़ा सा भी फैमिली से अटैच है, बेटे से, बेटी से, बहुओं से, या आपको लग रहा है कि मानसिक रूप से आप बिल्कुल डिटेच तो नहीं हो जाएंगे, ये मेरे जिगर के टुकड़े हैं, तब उनकी रजामंदी भी बहुत जरूरी है। अब यह आप पे है कि आप कैसे उन्हें प्यार से तैयार करते हैं। तो मेरा यह कहना है कि भविष्य के बारे में बहुत तौल मोल कर, रिस्क फैक्टर क्या है, कितना आप गेन करेंगे पर कितना आप लूज करेंगे, इससे बहुत सोच समझ के, और यदि भावुकता में आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो काउंसलर से कहें, अपने फ्रेंड से कहें, सोशल मीडिया पे डिस्कस करें, क्योंकि अब तो आजकल हर चीज तो वही होती है। बट निर्णय लेने के पहले 100 बार विचार करें। धन्यवाद। पहले तो अगर इस उम्र में आपको विवाह करना है, आपके किसी नजदीकी, किसी मित्र, किसी रिश्तेदार, आपके माता पिता, किसी को भी इस तरह के स्टेप को आगे लेना है,
तो सबसे पहले तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि आवश्यकता क्या है। क्या ये सिर्फ एक ये है कि नहीं वी नीड अ पार्टनर, जैसा कई बार आजकल एक फैशन भी कभी कभी मैंने देखा है बहुत सारे लोगों में हो जाता है। एक बार मेरे पास ही एक काउंसलिंग का केस आया था जिसमें एक कपल है और जो हस्बैंड है, मतलब अभी जिनकी अभी रीमैरिज हुई है, उन्होंने सिर्फ इसलिए ये डिसीजन लिया क्योंकि उनके सारे के सारे फ्रेंड्स जो हैं वो दे आर मैरिड एंड वो लोग ग्रुप्स में जाते हैं, और चूंकि वो अभी उनकी पत्नी का देहांत हुआ था तो वो अपने आप को, उनको लगता था कि आई एम लेफ्ट आउट इन द पार्टीज, लेफ्ट आउट इन द ग्रुप, तो उनको लगता था कि देयर इज नो वन जिसको मैं साथ में अपने ले जाऊं। केवल यही सोच के उन्होंने रीमैरिज करी और अभी वो काफी परेशान है बिकॉज वही प्रॉब्लम कि करने से पहले उन्होंने ये नहीं देखा कि जो दूसरी आ रही है वो केवल पार्टीज में जाने के लिए नहीं है, वो घर में भी रहने के लिए है, और वहां तो उनके साथ बहुत अच्छी कंपनी बन रही है बट घर में वो तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, जो बच्चे हैं वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और काफी जल्दी में डिसीजन हुआ। तो अगर इसके एक सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं, सामाजिक सोल्यूशन की तरह अगर हम बढ़ते हैं, तो जैसा कल्पना ने बताया कि बहुत सोच समझ के और परिवारों को एक साथ बैठ करके बात करने की आवश्यकता है। जैसा कि ओम प्रकाश जी ने अपना खुद का एग्जाम्पल दिया कि पहले बच्चे राजी नहीं थे, दोस्त राजी थे, क्योंकि वो शायद उस उम्र में रहते हैं तो आपकी परेशानी को अच्छे से समझ सकते हैं। बच्चे राजी नहीं थे, उनको बिठा के समझाया, इनरोल करा कि मेरी क्या जरूरत है, मुझे कोई चाहिए जो मेरी दिनचर्या में सेट हो सके, मुझे किसी को कहना ना पड़े कि मुझे ये चाहिए। आपको इमोशनल एक डिपेंडेंसी चाहिए, आपको फिजिकल डिपेंडेंसी चाहिए। फिजिकल रिलेशंस और सेक्सुअलिटी इस उम्र में कहीं पीछे छूट जाती है, लेकिन एक 2 मिनट शाम को जब मैं घर लौटूं तो मेरे पास भी कोई होना चाहिए जिसके साथ मैं बातें कर सकूं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखें कि आवश्यकता क्यों है, और जैसा कि दीदी ने कहा कि छोटी उम्र में कभी कभी हम भावावेश में आके कर जाते हैं, लेकिन उस उम्र में हमारे पास इतना एक्सपीरियंस होता है कि हम ये समझ सकें कि हमें ये आवश्यकता क्यों है। और जब इस बात की क्लैरिटी आ जाए कि हमें ये विवाह क्यों करना है, तो ये भी देखें कि भाई जो सामने वाले के साथ आप बात कर रहे हैं, आज अगर एक लड़का और लड़की विवाह के पहले 1-2-1.5 महीना बातें करते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें टाइम चाहिए, हम एक दूसरे को समझे पहले फिर हम हाँ करेंगे, तो इस उम्र में क्यों नहीं हम एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा सा समय लें, बातें करें, एक दूसरे को समझे, फैमिली से इंट्रोड्यूस कराएं। हमारे जो भी सामाजिक जो पारिवारिक मानदंड हैं उनमें अगर सामने वाला सेट हो पाता है, आप सेट हो पाते हैं, तो इन दोनों चीजों को समझें, क्योंकि आवश्यकता आपकी है। तो जब व्यक्ति की आवश्यकता है तो वो सामंजस्य भी बिठाएगा, अगर उसकी आवश्यकता है तो वो भी एक कदम आगे बढ़ेगा। ये कह देने से नहीं चलेगा, किसी ने जबरदस्ती पकड़ के आपकी शादी नहीं करी, हमने खुद करी। तो जब खुद हम आगे बढ़े और शादी करी तो सामंजस्य की प्रॉब्लम तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्टेप आपका खुद का लिया हुआ है। एक 20-25 साल के बच्चे की शादी अगर अरेंज होती है तो वो ये पूरा जो इस चीज का पूरा जो क्या बोलते हैं दोष है वो पेरेंट्स पे डाल सकता है कि आपने चूज किया, लेकिन अगर एक पुनर्विवाह हो रहा है तो इसमें दोष किसी और पे नहीं डाला जा सकता। तो सामंजस्य का इशू तो आना, जैसे नवल जी ने बोला, आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत परिपक्वता के साथ इस तरह के डिसीजन हम लेते हैं, बहुत सोच समझ के बच्चों को इनरोल करके लेते हैं। जैसा सरोज जी ने कहा, सविता जी ने कहा कि समाज में ऐसे बहुत सारे काम है परिवार में जिनमें हम इन्वॉल्व हो सकते हैं। सरोज जी, सविता जी, आपकी बातों का खंडन मैं नहीं कर रही, लेकिन अगर हम उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं तो पुनर्विवाह तो जरूरी है ही नहीं। बात तो तब है जब उसमें एनरोल नहीं हो पा रहे हैं और लगता है कि विवाह चाहिए, तब किन बातों का ध्यान रखें, हमें वो भी समझने की जरूरत है। बहुत सारे परिवारों में ऐसा है कि बड़े परिवार है, वहां जरूरत ही नहीं है, पता ही नहीं चला कि जीवन की वो सांझ भी कब ढल गई। लेकिन परेशानी तब है जब आवश्यकता लग रही, परेशानी तब है जब वो अकेलापन खाने को दौड़ रहा है, कोई नहीं है पास में जो साथ में 2 मिनट बैठ के काम भी लगा। बहुत इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर हम सब होते हैं, नौकर भी हैं, लेकिन वो नहीं है जिससे दुख सुख की बात हो सके। दोस्त समय पर आएंगे, लेकिन वो जो बिना समय भी साथ रहे उसकी आवश्यकता है। तो कभी कभी जब आपके मन में या जैसा प्रदीप जी ने बोला, दुनियादारी की बातें नहीं, ये सिर्फ आपकी लाइफ है, उसको समझिए, अपनी खुद की जरूरत को समझिए, लेकिन परिवार को साथ में लेकर आगे बढ़िए। अब हम सुनीता जी से ये जानना चाहेंगे, जो कि
तेलंगाना हाईकोर्ट में पिछले 12 वर्षों से कार्यरत है, सीनियर एडवोकेट हैं। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और आपने काफी देर से इस चर्चा को पूरा सुना, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप बहुत ध्यान से सुन रही हैं। तो आपको ये तो समझ में आया कि कहीं सामाजिक परेशानियां होती हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब लीगैलिटीज आती है, दो लोगों की जब शादी हुई अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में, तो जो लीगैलिटीज आती है उनमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इस तरह की पुनर्विवाह से पहले किन चीजों को हमें एड्रेस कर लेना चाहिए ताकि आगे चल के कोई परेशानी ना हो? बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। और शायद मैं ये एक्सेप्ट करूंगी कि मैंने भी बहुत सारी चीजें आप सबके तजुर्बे से सीखी है आज। कैलकुलेटिव डिसीजन होना चाहिए हमें कि हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। जैसे किसी ने बताया था कि हमको धोखा भी हो सकता है। बहुत लोग पैसों के लिए भी शादी करते हैं कि भाई आजकल इंडियन लॉज इतनी स्ट्रांग है, दे आर मोर फेवरेबल मतलब टुवर्ड्स अ फीमेल। और इतने सारे केसेस एक साथ बोलते हैं ना, जैसे हमारे लीगल फ्रैटर्निटी में बोलते हैं, एक डिवोर्स डाल देते हैं, एक मेंटेनेंस डाल देते हैं, डीवीसी डाल देते हैं। आसान है देखना, लेकिन उनसे निकलना बहुत मुश्किल। तो उम्र के इस पड़ाव में अगर हम कैलकुलेटिव वे से अगर सही जीवन साथी नहीं चुनते हैं वापस से, और अगर हमको ये ऐसे लगता है कि हम वापस से उसी चक्रव्यूह में फंसने वाले हैं, तो मैं दो विषयों में आपको बताना चाहूंगी कि प्रॉपर्टी के विषय में आप जब भी आप जैसे अगर आप शादी करते हैं तो शी विल बी योर लीगली वेडेड वाइफ एंड शी विल हैव अ पोर्शन ऑफ योर एंड शी विल डेफिनेटली हैव अ राइट इन द प्रॉपर्टी, इन योर प्रॉपर्टी। तो आप जैसे अपने बच्चों को सबको बिठाकर बोलते हैं कि भाई दिस इज द सिनेरियो एंड इफ दे आर नॉट रेडी, so there are prenuptial agreements wherein, because यहाँ पर बात हो रही है compatibility की, साथी की। पैसे यहाँ पर मायने नहीं रखते। अगर मायने रखते हैं तो then the discussion will be on a different front। यहाँ पर हमें ये चाहिए था कि इस उम्र के पड़ाव में हमें एक साथी चाहिए जो हमें समझ सके, जो हमारे साथ एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट हो सके। तो हम एक प्रीनैप्चुअल एग्रीमेंट स्पेशल मैरिज एक्ट में बना सकते हैं, नहीं तो हम एक एमओयू बना सकते हैं विथ समाज के पूरे एल्डर्स के साथ में बैठ के कि भाई हम ये एग्री करते हैं। आज अगर हम म्यूचुअली कंपैटिबल हैं, एक दूसरे से सहमत है कि भाई नहीं हमको इस बंधन में बंधना है, तो आप बैठ के पहले बात कीजिए, क्लियरली बात कीजिए कि भाई ऐसे है, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, और आप ये ऐसे ऐसे मैंने डिवाइड कर दिया है, और आज आप और मैं फाइनेंशियली अगर स्टेबल रहना है तो हमारे पास इतना ही है, आप जो भी राइट रहेगा इतने में रहेगा। उस उम्र में फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं भी हो सकते हैं, या शायद हमने हमारे बच्चों के नाम पे या जब से हमने प्रॉपर्टी जमा करना चालू कर दिया, हम यही बोलते हैं कि भाई सब तो तेरे लिए ही है। तो बच्चे जनरली एक्सेप्ट करना भी मुश्किल हो जाता है कि हम ये प्रॉपर्टी को डिवाइड कैसे करें। तो हमको लॉ में एक प्रोविजन भी है कि अगर हम गिफ्ट, एक कंडीशनल गिफ्ट भी लगा सकते हैं, जिसको हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई ये मेरे कंडीशंस हैं, मैं अपनी जिंदगी ऐसे ऐसे जीऊंगा। मतलब यू हैव टू फ्रेम योर ओन स्टाइल ऑफ लिविंग एट दैट एज ऑफ दैट पर्टिकुलर एज। अगर मान लीजिए कि एक मतलब एक पुरुष और महिला है और दोनों के अपने अपने बच्चे हैं, सपोज दोनों के एक एक बच्चे हैं और वो 50-55 की उम्र में दोनों विवाह करते हैं, तो कानून क्या अधिकार देता है? क्या पुरुष की जायदाद, क्योंकि अब दोनों लीगली वेडेड है, ठीक है, तो अब जो पुरुष है क्या उसकी जायदाद पर जो पत्नी है उसके बच्चे का हक होगा, और क्या पत्नी की जायदाद पे जो पुरुष है उसके बच्चे का अधिकार होगा? मतलब बच्चों की क्या अधिकार क्षेत्र होते हैं? स्टेप पेरेंट्स पे, अपने पे तो ठीक है, बट स्टेप पेरेंट्स पे क्या अधिकार हो सकते हैं? स्टेप पेरेंट्स पे जब एक हस्बैंड शादी करता है अपनी वाइफ, जिसको हम वाइफ बना के लेके आते हैं, उसकी प्रॉपर्टी में दैट इज हर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, सो शी कैन डिस्ट्रीब्यूट एज शी वांट्स। बट हस्बैंड की प्रॉपर्टी में वाइफ को एज अ क्लास 1 लीगल हेयर, अगर उनके 2 बच्चे हैं तो डिवाइडेड बाय 3 होता है।
हेलो, मतलब वाइफ की जो प्री वेडिंग से बच्चा है वो भी इंक्लूड हो जाएगा? वो क्लेम कर सकता है, पर पहले इफ ही टेक्स इट, बिकॉज ही आल्सो बिकम्स अ क्लास 1 लीगल हेड टू हिम। दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन वाज। तो वो Correct. भी लीगली इस चीज में आगे बढ़ सकता है? बट दैट इज अगेन विथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो बढ़ सकता है चाहे तो, डेफिनेटली ही कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। ओके। और अगर जैसे आपने बोला कि प्री वेडिंग जो हमारे अपने एमओयू बनते हैं या कुछ हम ऐसा बनते हैं, अगर उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन हो कि जो पुरुष है वो अपनी जायदाद में स्टेप सन या स्टेप डॉटर को कुछ नहीं देना चाहें, तो क्या ये वैलिड है? हिंदू मैरिज एक्ट में वैलिड नहीं है, स्पेशल मैरिज एक्ट में, मुस्लिम लॉ में ये वैलिड है कि प्री नेप्चुअल एग्रीमेंट्स बनते हैं, हमने भी बहुत सारे बनाए हैं, बट हिंदू मैरिज एक्ट में होता नहीं है। बट अगर आप एक एमओयू बनाते हैं तो डेफिनेटली एमओयू विल स्टैंड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि आपने एक स्टेज पे ये डिसीजन लिया है, म्यूचुअली लिया है, और वहां पे विटनेस भी है, हम एक विटनेस को भी उस डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर लेते हैं, तो वो एक कोर्ट ऑफ लॉ में एक ऑथेंटिकेटेड रहता है कि उसको उस प्रॉपर्टी में क्लेम करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस टाइम पर। तो मेरा दूसरा प्रश्न है सुनीता जी कि जैसे जब ये मैरिज होती है तो जो बच्चे होते हैं, आपने बोला कि हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग इन बच्चों का जो जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उस पर अपने आप जो लेडी है उसके बच्चों का हक हो जाता है, जो पुरुष है उसके बच्चों का हक लेडी पे नहीं होता, क्योंकि लेडी की जो प्रॉपर्टी है वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मानी जाती है। परफेक्टली फाइन। तो मेरा अगला प्रश्न ये है कि मैरिज होने के बाद में क्या जो बच्चे हैं वो लीगली अडॉप्टेड कहलाते हैं, या ये उनका स्वतंत्र चयन है कि वो जो स्टेप फादर है उनके बच्चे कहलाएं या नहीं, या हमें मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी इनको अडॉप्टेड मान लेती है, या उसके लिए कोई कार्रवाई करनी पड़ती है उनको अडॉप्ट करने के लिए? नहीं, कोई कार्रवाई तो करनी नहीं पड़ती है। ओके। बट दे बिकम क्लास 1 लीगल हेड्स ऑफ बोथ। ओके, तो अगर ऐसा कुछ है कि वो क्लास 1 अपने आप हो जाते हैं, तो अगर जो पुरुष है उस पे जो लोन्स हैं या लायबिलिटीज हैं उनके इक्वली लायबल, तो दे आर नॉट इक्वली लायबल। बट प्रॉपर्टी पे जब समान हक अगर वो लेते हैं तो लायबिलिटी पे भी उनको लेना ही पड़ेगा ना। तो जो पुरुष की लीगैलिटीज हैं, जो उनकी लायबिलिटीज हैं, जो लेडी के बच्चे हैं वो भी उतने ही लायबल होंगे अगर फादर के ऊपर कोई मतलब लोन चल रहा है या कुछ किसी भी तरह का प्रावधान। परफेक्ट। मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि लॉ ये बोलता है कि जो हमारे समाज के जो सीनियर सिटीजन्स हैं, अगर आप उनको नहीं अच्छे से रखते हो या उनका ध्यान नहीं रखते हो, तो कोर्ट आपको ये मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या ऐसा कुछ प्रोविजन है कि उनको बायस किया जाए कि आप पेरेंट को आप भत्ता देंगे या उनके जीवन यापन का आप अरेंजमेंट करेंगे, राइट? ऐसा होता है। तो क्या जो ये स्टेप किड्स हैं, स्टेप चिल्ड्रन है, क्या उनके ऊपर भी ये चीज लागू होती है? जी बिल्कुल होती है। तो इन केस अगर कोई हस्बैंड वाइफ जैसे कोई कपल जो है वो वेड हो जाता है, वेडिंग उनकी हो जाती है, और उसमें से माँ की डेथ हो गई सपोज, और फादर के अपने कोई बच्चे थे भी नहीं, तो जो माँ के बच्चा है उसके ऊपर ये लायबिलिटी है कि वो अपने स्टेप फादर की देखरेख करे। वो हिंदू एंड मेंटेनेंस एक्ट में ही कैन फाइल अ केस इन फैमिली कोर्ट, और वो सेक्शन 125 सीआरपीसी में क्रिमिनल कोर्ट में फॉर मेंटेनेंस वो हमेशा अपने हक का पूछ सकते हैं उनसे। परफेक्ट। थैंक यू सुनीता जी। अगर किसी की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, मतलब जब ये ना जब हम दूसरी विवाह की बात करते हैं तो बेसिक क्वेश्चन हमारे विभाग में यही आता है कि भाई कहीं बच्चे पैसों के लिए ना झगड़ा कर ले। फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि जिससे हमको पीछे हटना पड़ता है, अपनी सोच को कहीं ना कहीं संकुचित करना पड़ता है। तो अगर किसी की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो ही कैन वेरी वेल एग्जीक्यूट अ विल, क्योंकि वो उसकी मर्जी है, वो किसको दे सकता है, और विल एग्जीक्यूट ऐसे तरीके से करिए और मतलब उसको रजिस्टर करवाइए, ताकि कल के दिन बच्चों को भी डर रहे कि पिताजी ने या माताजी ने जो भी है हमारा एक विल बनाया हुआ है। अगर आपकी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, जैसे हमारे समाज में बहुत सारी जॉइंट फैमिलीज होती है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टीज होती है, तो यू कैन ऑलवेज एग्जीक्यूट अ विल विद रेस्पेक्ट टू योर पोर्शन। ओके।
बहुत बहुत और धन्यवाद या नहीं तो सुनीता आप जी। गिफ्ट डीड भी दे। जी 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 ये MOU रजिस्टर्ड हो सकता है क्या? रजिस्टर्ड करना क्या उसको? एक चीज। MOU रजिस्टर हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज है जो अगर उन्होंने विल कर दिया और बाद में जो जैसे कि मैं महिला चलेगी साथी, तो फिर उसको विल चेंज करना पड़ेगा क्या वापस अपने बच्चों के लिए? भाई एक साथी जैसा भी। विल आप हाँ कितनी बार भी हाँ भाई चेंज हाँ कर सकते हो। हाँ 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 विल आप कितनी बार भी चेंज कर सकते हो, और हाँ विल में आप कभी भी चेंज करते हो। हाँ रिवर्केबल रहेगा, बरोबर है। हाँ हाँ, पहले विल मैंने ये ऐसे बनाया था जिसको मैं खारिज कर रहा हूँ, और मैं अपना भी नया दूसरा विल बना रहा हूँ कह के उसमें लिखना चाहिए। बहुत अच्छा आपने लीगली इसको समझा है, बिल्कुल रह सकता है, बहुत लेकिन अगर आप रजिस्टर कराएंगे तो हाँ। वो विल को चैलेंज करना दूसरे लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक मैरिज होती है समझिए 25-30 साल पहले कि जहाँ हस्बैंड की एक बेटा और बेटी है, वाइफ का एक बेटा है और वो शादी कर लेते हैं, और बच्चों में बहुत डिफरेंस है, जो बड़ा बेटा है और जो वाइफ का बेटा है। एंड भगवान की मेहरबानी से उस समय वे बड़े सामान्य होते हैं, बट आज की तारीख में मल्टी मिलियनर है। और बड़ा बेटा बहुत साल से बिजनेस में है और उसके कारण ही बिजनेस इतना फ्लोरिश भी हुआ है। छोटे वाले में आया भी बहुत लेट है और अभी वो संभावनाएं भले ही मान लीजिए नहीं दिखती हैं। तो ऐसे में प्रॉपर्टी पर क्या रोल रहेगा? जनरली हिंदू लॉ में ऐसा होता है कि इट इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन क्लास 1 लीगल हेड्स, बट व्हेन वी एक्सप्लेन इट टू कोर्ट, क्योंकि जब वो बड़ा बेटा बिजनेस में स्टार्ट हुआ तभी बिजनेस फ्लरिश इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, इयर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो हम उस इयर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन से उनका परसेंटेज ऑफ एंटाइटलमेंट हम डिसाइड कर सकते हैं, and that court will definitely consider, in many of the cases they have considered the contribution of the eldest son to the lowest youngest son. और ऐसे में यदि फादर अपनी प्रॉपर्टी का काफी पार्ट वाइफ को दे देता है, तो क्या वाइफ का की प्रॉपर्टी से केवल जो वाइफ का बच्चा है उसी को पैसा जाएगा? जी नहीं, you can claim because it is a contribution for everyone. बिजनेस में जो भी पैसा लगा है वो सबके साथ में लगा है। अगर वो हस्बैंड का सेल्फ एक्वायर्ड है भी तो इट काउंट्स टू बी अ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बिकॉज it is not an ancestral property. There is a difference between ancestral property and a joint family property. Joint family property में जब 4 लोग मिलकर काम करते हैं, पूल करते हैं उस पैसे को और कॉमन खर्चा करते हैं, that is a joint family property. तो joint family property में you cannot gift as you wish. You have to distribute equally. प्री नैप्चुअल एग्रीमेंट आपने बता दिया कि इंडिया में वैलिड नहीं है, हिंदू मैरिजेस एक्ट के अंदर। हिंदू मैरिज एक्ट इंडिया में वैलिड है, लेकिन वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर है। जब कोई 2 अलग अलग जाति के लोग शादी करते हैं तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट में आता है। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि अब जैसे उसका ऑल्टरनेट आपने बताया कि MOU कर ले, ठीक है, पहले तो रजिस्टर करा ले, उसको खारिज करना, और एक विटनेस का आप रिकॉर्डिंग ले लीजिए। मतलब मैं इतने केसेस देख चुकी हूँ कि अब मतलब एक ऑथेंटिक आप एक वीडियो निकाल के रखिए जब वो बिल बना रहे हैं कि भाई मैं मेरे पूरे होशो हवास में ये बिल बना रही हूँ, मैं ये इतना ऐसे ऐसे दे रही हूँ। आप वो एक पेन ड्राइव में स्टोर करिए, आप रजिस्टर कराकर अपने एग्जीक्यूटर के पास रखवाइए। तो क्या है, जब कोई अगर उसको गलत साबित भी करना चाहेगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा तकलीफें उठानी उसको पड़ेगी। अभी थोड़ी पहले ये क्वेश्चन आया था कि भाई पैसों के लिए अगर कोई शादी कर रहा है फ्रॉम बोथ द साइड्स, तो उससे प्रोटेक्शन कैसे हो सकता है? वो एक ठीक है, MOU एक रास्ता है, और कोई ऑप्शन है क्या? भाई और तो कोई ऑप्शन है नहीं। आप क्योंकि जब एक बार शादी हो जाती है, शी विल बी लीगली वेडेड वाइफ एंड शी हैज ऑल द लीगल रेमेडीज व्हिच आर अवेलेबल इन लॉ इन इंडिया। तो MOU आप बनाइए, टर्म्स एंड कंडीशंस बनाइए। मैं इस प्रश्न को पूछने से पहले इस सभा से ये कहना चाहती हूँ कि FOE इस तरह के किसी भी रिलेशन को बढ़ावा नहीं दे रहा है, लेकिन इस मंच पर ये बात करनी आवश्यक है। तो इसलिए मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आप एज अ लॉयर, एज अ एडवोकेट, किस चीज की एडवोकेसी करते हैं कि इस उम्र में लीगैलिटी से बचने के लिए विवाह करना बेटर है या
लिव इन रिलेशनशिप इज मच बेटर, बिकॉज लिव इन रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा पार्ट अभी आजकल आ रहा है कि भाई शादी क्यों जरूरी है, हम साथ में रह भी तो सकते हैं। तो अगर हम एक इस उम्र में भी अगर लिव इन रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ साथ में रह रहे हैं, देयर इज नो लीगैलिटी, कहीं पे कोई लीगल वाइफ और हस्बैंड नहीं बन रहे हैं, ऐसे में जो इनकी प्रॉपर्टी का मामला होता है उसमें बच्चों का क्या हक होता है? आजकल लिव इन रिलेशनशिप को भी लीगलाइज कर दिया गया है। आई मीन दे कैन, इफ दे आर लिविंग एज एन हस्बैंड एंड वाइफ अंडर अ सेम शेल्टर, देन they have the right to claim any kind of claims they have against the father and mother. Their own father and mother or the step parents? No, their own father and mother. Their own father and mother. जी, इसका मतलब ये है कि अगर कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है तो वो अपने बच्चों के लिए लायबल होता है, क्योंकि उनकी खुद की प्रॉपर्टी उनके बच्चों के लिए क्लेम की जा सकती है, unless and until they have not prepared one valid registered will but or still, anything. Still the same can be challenged in the court of law, that is subject to the proof. Live in relationship को प्रूफ करना या उसको ऑथेंटिकेट करना एक एविडेंस के साथ में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर एक बार प्रूव होता है, नहीं प्रूव होता है वेल एंड गुड, प्रूव होता है तो डेफिनेटली इट डिपेंड्स अपॉन द जुरी, because it can be on this side or it can be on that side. ये लिव इन रिलेशनशिप का प्रूफ प्लीज ये भी बताइए कि क्या क्या प्रूफ होता है, मतलब क्या प्रूफ कोर्ट मांगता है और किससे वैलिड किया जाता है? डिपेंड्स, क्योंकि हमारा विषय अभी आज ये है, अभी मान लीजिए कि मैं ही बताती हूँ, मेरी एक फ्रेंड ने अभी एज द एज ऑफ 68 जी मैरिज कर लिया। 1,20,000 रुपया उसको पेंशन मिलती थी उसके हस्बैंड की। बहुत समझाया, नहीं उसकी समझ में आया। अब यदि वो रिलेशनशिप में रहती तो क्या केवल एक घर में एक ही छत के नीचे दोनों रहते हैं तो क्या ये लिव इन कहलाएगा, या हम इसको फ्रेंडली रिलेशन में भी रूम शेयरिंग शो कर सकते हैं? जी बिल्कुल, यू कैन शो एज अ फ्रेंडली रिलेशन ऑल्सो। मैं बोलती हूँ ना, अब जैसे डिवोर्स के केसेस, पेरेंट्स के केसेस है, जो 4 कमरों में बंद होके लड़ाइयाँ होती है, हम कोर्ट में कैसे प्रूफ करते हैं? पत्नी कुछ बोलती है, पति कुछ बोलता है, जज क्या मानता है, दिस इज अ वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट। तो दीज कैन नॉट बी सब्सटेंशिएटेड विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जैसे प्रॉपर्टी है कि भाई ये सेल डीड है, ये एमओयू है, हम बता देते हैं, लेकिन जब ये फैमिली के मैटर्स आते हैं, इट इज ओनली बेस्ड ऑन द डिसीजंस एंड डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। So how more and authenticatedly you will present your case before the judge, that matters a lot. क्योंकि हम उसका डॉक्यूमेंट्री, अब पति ने पत्नी को थप्पड़ मारा, उसको कैसे प्रूफ करेंगे, हम कैसे उसे प्रेजेंट करते हैं, वो मायने रखता है। जैसे आपने कहा कि यदि आपने शादी कर भी ली 65 साल की उम्र में, तो आप उस पति की प्रॉपर्टी के पूरे हकदार हैं। अब उस पति के एक घर में उसका एक बेटा रहता है, दूसरे घर में उसका दूसरा बेटा रहता है, और प्रॉपर्टी के नाम पर यदि वो 2 बड़े बंगले ही उसकी बहुत बड़े एसेट है, तो बताइए कि यदि उसमें से कोई, मान लीजिए वो पति पहले चला जाता है और कोई नहीं कर पाता है, तो क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है उस लेडी के लिए 70-75 जो भी वो उम्र होगी, उसमें कोर्ट के दरवाजे खटका के अपने हक को मांग पाना? कितना आसान होगा मैडम ये चीज? जी बिल्कुल आसान नहीं होगा। मैं देख रही हूँ ना, रोज हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं। अगर प्रॉपर्टी के नाम पे, इफ ही इज हैविंग, एज यू सेड कि सिर्फ 2 ही बंगले हैं, दो शी इज हैविंग अ राइट। एक कहते हैं कि भाई, एक कहावत है, एक वकील अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही पार्टीशन सूट देखते हैं। इसीलिए है कि जैसे आपने भी बोला है, बहुत कैलकुलेटिव तरीके से हमें डिसीजंस लेना चाहिए इस उम्र में, क्योंकि हमारा पूरी जिंदगी का तजुर्बा जुड़ा हुआ होता है। जब हम ऐसा एक निर्णय लेते हैं कि किसी को हम खुद इतने प्रिकॉशंस लेते हैं कि ऐसी एक नौबत न आनी चाहिए जिसको हम साथ में लेके आते हैं। क्योंकि जब हम कंपैटिबिलिटी, इमोशनल अटैचमेंट की बात करते हैं, तो फर्स्ट यू हैव टू सी योर how secure you are and how capable you are to when you are bringing some other person into your life, and then this can happen. Otherwise there are many other ways, जैसे
अनुराधा जी ने बोला लिव इन रिलेशनशिप है, फ्रेंड्स है, आप बात कर सकते हैं, बट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड emotionally, financially, how supportive you are when you bring another person into your life and make a part of your family, and then only you have to take it forward and be in a very calculated manner. मैंने अभी बहुत सारी बातें बताई हैं, ये मेरे तजुर्बे से है, पर मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं पूरी तरह से सही हूँ या पूरी तरह से गलत हूँ, बट जो भी मैंने बताया, क्योंकि लॉ में ऐसा होता है कि बहुत सारे एंगल्स होते हैं हर चीज के, तो मैंने जो भी आपसे अभी लीगल रेमेडी शेयर की है वो मेरे तजुर्बे से है कि अगर किसी व्यक्ति ने मध्यस्थता दिखाते हुए किसी की शादी करवा दी और उनको बच्चे भी हो गए और उसके बाद अब उन दोनों में पट नहीं रही है, तो जो लेडी है वो इस मीडिएटर को काफी टॉर्चर कर रही है, परेशान कर रही है कि तुम्हारी वजह से ये चीजें हुई, तो क्या कोई लीगल सपोर्ट उनको मिल सकता है? उनको मिल सकता है अगर इफ शी इज रियली creating a trouble in her life, she can always obtain an injunction order from civil court. तो जो ब्लैकमेल कर रही हैं उनको आप एक बार समझा दें कि भाई अगर आप ये चीजें नहीं छोड़ेंगी तो आई विल गो टू कोर्ट। जब कोई लेडी वापस शादी करती है तो फिर उसको पहले वाली शादी की प्रॉपर्टी में कुछ हक रहेगा या नहीं रहेगा। शी हैज टू relinquish, ले चुकी है, उनके नाम पे हो चुका है, अगर वो इट्स डीम्ड टू बी अ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी तो अलग बात है, लेकिन अगर वो दूसरी शादी करती है तो पहली शादी से उनका कोई हक नहीं रहेगा। कि अगर इस तरह की रीमैरिज होती है तो पहली शादी से मिलने वाली पेंशन, पहली शादी से मिलने वाला मुआवजा या इस तरह की कोई भी बेनिफिट्स जो पहली शादी से मिल रहे होते हैं, जैसे विधवा पेंशन, ये सब रुक जाते हैं, क्योंकि आप उन मुआवजों से आप दूर हो गई हैं, आप उस कंडीशन में नहीं आते हो। तो पहली शादी से मिलने वाला कोई भी जो आपको बेनिफिट मिल रहे थे अब वो नहीं मिलेंगे। स्पेशली जो आर्मी वगैरह में है जिनको बहुत अच्छी वाली पेंशन आ रही है, हस्बैंड का जो कई जगहों पे उनके जो ऑफिसेस वगैरह है वहां से चीजें आती हैं, अब उस पर हक नहीं रहता। जितना ले लिया है वो वापस नहीं होता, मुझे लगता है करेक्ट, बट अब जो आगे नहीं मिलता है। जी, कई लोग अभी कंफ्यूजन में हैं, तो ऐसे चर्चा समय समय पर होते रहे तो लोगों का दिल और दिमाग भी ओपन होगा और अपने अपने विचार भी रखेंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा। उन्होंने मैसेज किया था कि इस उम्र में विवाह जो है वो विधि के विधान की अवहेलना होगी और इस उम्र में शादी के बाद ये संभव नहीं होता कि दोनों हमेशा साथ रहें। बिल्कुल सही बात है, कोई एक कभी भी बिछड़ सकता है, जैसा रमा जी ने पहले ही कहा था। तो क्या जब एक पॉइंट पे आने के बाद वो फिर से अलग हो, फिर से वो एक दूसरे से बिछड़ जाए, कोई एक किसी की डेथ हो जाए, तो क्या उसको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए? तो गिरधारी लाल जी के हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए, परिस्थितियों के साथ समझौता करना चाहिए, हमारे सामाजिक, पारिवारिक और मर्यादाओं, मानदंडों के अंतर्गत जीने की आदत डालनी चाहिए। बिल्कुल सही बात गिरधारी लाल जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ और ये बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन ये चर्चा तब इसलिए हो रही थी कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं और आप एक बार पुनर्विवाह की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रख लेना चाहिए। तो आपकी इस बात से हम सभी सहमत हैं, लेकिन जिन लोगों को पुनर्विवाह करना है, क्योंकि इसमें गलती तो कुछ भी नहीं है, ये एक आवश्यकता है, किसी की मानसिक, किसी की शारीरिक, किसी की सामाजिक, किसी की मनोवैज्ञानिक, अलग अलग तरह की। तो ऐसे में अगर कोई एक स्टेप आगे लेता है तो उसको सपोर्ट करना हमारा काम है, क्योंकि वो अपने जीवन को जीना चाहता है, एक बार फिर अपने आप को जीवन से जोड़ना चाहता है, करना चाहता है। तो हमें एक दोस्त बनके, एक सलाहकार बनके इन पारिवारिक परिस्थितियों के साथ उसको अवगत कराकर उसका साथ देना चाहिए। हमें वो 4 लोग बनने चाहिए जिनके लिए लोग कहते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। तो ये 4 लोग पॉजिटिव कहेंगे, ये 4 लोग आपको समझाएंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, हमें वो 4 लोग बनने चाहिए। और उसमें अगर जो भी हमारे अपने, जैसे ये चर्चा करने का हमारा उद्देश्य ये था, हमने यहाँ पे देखा लोगों ने अपने अपने अनुभव कहे, किसी के कटु अनुभव थे, किसी ने कहा कि उनको प्रॉब्लम हुई इसके बाद में, किसी ने कहा कि बहुत अच्छा जीवन अब आगे चल रहा है। तो जब भी आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको इस तरह के पुनर्विवाह, पुनर्स्थापना की आवश्यकता है, तो इस तरह की चर्चा कभी भी आपको एक एक्सपीरियंस देती है, क्योंकि जीवन का हर अनुभव हम ले सके ऐसा नहीं होता। कई बार चीजों पर हमें दूसरों के अनुभवों से सीखने की आवश्यकता होती है, हर अनुभव हम खुद नहीं ले सकते।
तो ऐसे में जैसे सुनीता जी ने जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी, उस इंफॉर्मेशन के आधार पर बहुत स्पष्ट बात है कि जब भी आप इस उम्र में एक विवाह के लिए आगे बढ़ें और बढ़ें आगे, तो ऐसे में आपको बहुत समझदारी से, कैलकुलेटिव होते हुए, इमोशंस को थोड़ी देर पार्क करते हुए, क्योंकि इमोशंस तो हैं ही, इमोशन से दरकिनार हम नहीं कर सकते, लेकिन इमोशंस को थोड़ा साइड में रखते हुए, जो भी जीवन के सत्य आपके सामने हैं उनसे अवगत होते हुए, परिवार को साथ में रखते हुए, बच्चों से सलाह मशवरा करते हुए, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हुए कि भाई मुझे इस तरह की परेशानियां हैं, मुझे एक जीवन साथी चाहिए। जैसा दीदी ने बताया, किसी और ने भी बोला कि बच्चों की जिद के आगे कभी कभी हम झुक जाते हैं, उनकी बातों को हम मान लेते हैं। हमारी यहाँ जिद नहीं है, ये हमें समझाना चाहिए अपने बच्चों को कि हमें भी जरूरत है एक जीवन साथी की। और ये जो जरूरत है, ये जरूरी नहीं है कि आपके जीवन साथी का जो देहांत है तभी आप ये करें। कई बार तलाक के बाद भी पुनर्विवाह की आवश्यकता हो सकती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि पहले इस व्यक्ति से आपकी नहीं अच्छी ट्यूनिंग हुई, आपने तलाक ले लिया और उसके बाद आप चाहते हो कि अपनी लाइफ में आप किसी ऐसे व्यक्ति को रखो जिसके साथ आप अपने आगे का जीवन अच्छा बिता सके। तो इन सब के साथ परिवार को साथ लेके चलें, दोस्तों से सलाह मशवरा करें और उनको एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़े, उसके साथ एक लीगल सलाह भी दें। और मैं ये भी आप सबको बताना चाहूंगी कि सुनीता जी ने यहाँ पे जो भी कुछ कहा वो अपनी नॉलेज से और अपने एक्सपीरियंस से कहा, लेकिन हर व्यक्ति का अपना परिवेश अलग हो सकता है, आपके सर्कमस्टांसेस अलग हो सकते हैं, आपकी कंडीशंस अलग हो सकती हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जीवन पूरी तरह से, सुनीता जी ने समझा, विद अ एस्ट्रिक। जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो एक एस्ट्रिक साइन आता है जहां पे लिखा रहता है कंडीशंस अप्लाइड। ये कंडीशंस अप्लाइड आपकी कोई अलग हो सकती हैं। तो उन्होंने जो बात, ये जो राय यहाँ पे दी, उसके आधार पर आपको एक मोटी मोटी जानकारी मिली, लेकिन आप अपना जो भी निजी किसी का कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ है, उसको एक सही सलाह लेने के लिए किसी एडवोकेट को भी आप चूज करें, उनके साथ बात करें। और हमेशा से कहा जाता है कि डॉक्टर से और वकील से कभी कुछ छिपाना नहीं चाहिए, तो हर चीज की क्लैरिटी दें, बिल्कुल, क्योंकि आप क्लैरिटी नहीं देंगे तो आप कहीं फंस सकते हैं। इसलिए उनको पूरी क्लैरिटी दें ताकि वो आपकी लाइफ के उस एस्ट्रिक को समझ सके, कंडीशंस अप्लाइड को समझ सके। सुनीता जी ने जो बताया वो ओवरऑल है, एक जनरल उन्होंने एडवाइस दी आपको। इस जनरल एडवाइस के साथ साथ आपकी जो पर्सनल कंडीशंस अप्लाइड है उनको भी समझिए। कविता जी ने कहा सबसे पहले डेटिंग जो आज के बच्चे करते हैं वो बेहद जरूरी है। शकुंतला जी मंत्री ने लिखा है चौपाल की चर्चा बहुत अच्छी लगी, मेरी लाइफ में भी हुआ है। हम अपनी बेटी की शादी करके 2 बच्चों को अपने पास रखा है, उनको पढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शकुंतला जी। कविता जी ने लिखा है वो 4 जब सामने समझने के बाद। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना मन खोला, इस तरह की बहुत संवेदनशील विषय में आप लोग आगे आए। आप सभी से मेरा निवेदन है, अपने आसपास अगर आपको किसी के पुनर्विवाह के बारे में बात करनी हो और आगे भी हमारी चौपाल चर्चा से आप सभी जुड़े, अपना अनुभव हमसे शेयर करें, अपनी बातें हमसे शेयर करें। आप सभी से मैं क्षमा चाहूंगी अगर मैंने किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से आहत किया हो। एक तो मेरा अनुभव है, तो बहुत अच्छा अनुभव, हमारे दोस्त है, IAS ऑफिसर है, कमिश्नर रहे हैं, उनकी 2 लड़कियां थी, 2 लड़कियों शादी करती, काफी प्रॉपर्टी है उनके पास। उन्होंने एक विडो से शादी करी, उनके बच्चे भी लड़की वाली माँ से शादी की, अपना एकाकीपन दूर करने के लिए बहुत अच्छा चल रहा है। तो मेरा कहना है कि शादी जो करना चाहते हैं, पहला पर्पज तो कि एकाकीपन हो, उनके परिवार में और कोई साथ में ना हो, उनकी हेल्प करने वाला तभी करनी चाहिए। सामने वाले पक्ष, लेडीज पक्ष की हेल्प करना, किसी विडो से शादी कर रहे हैं, उसके बच्ची है, उसके भी कुछ नहीं है, तो वो रहना चाहिए। तो प्रॉपर्टी वाला मायना थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आपकी लायबिलिटी कम हो जाती है और बिल आप बना देते हो, बाकी कुछ नहीं रहती है। एक प्रीता जी ने बोला था कि लायबिलिटी तो कभी भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे ही आती है, थर्ड पार्टी कोई बियर नहीं करता है। कि जब हमारी प्रॉपर्टी है तो कोई लायबिलिटी होगी तो प्रॉपर्टी से उसका खामियाजा दिया जाएगा। सामने वाली लेडीज के ऊपर यदि उसकी प्रॉपर्टी, उससे कोई लेना देना नहीं होता, हमारी लायबिलिटी के लिए हमारे बच्चे जिम्मेदार नहीं होते। जी। हमने तो राजस्थान में एक ही बात सुनी थी कि कब्जो सच और झगड़ो झूठो।
तो जो चीज आप एक्वायर कर लेते हो ना, तो जब रीमैरिज होती है 60 साल की उम्र के आसपास जो भी होती है, वहां आपकी कोर्ट में जाने की सामर्थ्य या दूसरी चीज देखने का ऑप्शंस नहीं होते। और पुराने जो उसका हक मांग के बैठे होते हैं वो अपना हक नहीं छोड़ते। आप कितनी कोर्टों में जाओगे, एडीजे कोर्ट में जाओगे, फिर सेशन कोर्ट में जाओगे, हाई कोर्ट में बहुत रास्ते खुले हैं। आपके मर्डर के केस को लोग 30-30 साल 40-40 साल रोक देते हैं। तो मेरा ये सुझाव रहता है कि जब इस तरह के आप ऑप्शन लेना चाहो तो क्या लीगलिटी मेरे को मिलेगी, क्या मेरे को प्रॉपर्टी आएगी, क्या राइट्स रहेगा, छोड़ दो उस दिमाग को, क्योंकि ये मानसिक समझौते होते हैं। मैं बताया था ना 60 साल के बाद शारीरिक समझौते कम होते हैं, मानसिक, क्योंकि आपको कहीं से आहत हो रहे होते हो। जैसे कि अपने ओम प्रकाश जी ने बहुत बढ़िया एक बताया था बात कि आपके मन की बात सुनने वाला। आपको चाय चाहिए तो आपने मुंडी देखी तो पत्नी बोली चाय लेके आऊं क्या? हमने कहा हाँ। और घर में बाकी जब होते हैं तब वो चाय चाहिए, तो अगर आपकी बात एक बार इग्नोर कर दी गई और आपने घर में शासन चलाया हुआ है तो बहुत ज्यादा आहत होते हो। तो मानसिक चिंताओं को, मानसिक चीजों को दूर करने के लिए वो करता है। तो वहां पे ये लीगल एस्पेक्ट्स मैं तो मेरी फैमिली में देखे हैं, मैंने कही कोर्ट में चले गए, सब चले गए, कुछ भी हल नहीं मिलता। तो अपनी मानसिक चीज को स्वस्थ करने के लिए आप ऑप्शन लेते हो और इसमें आगे बलबूते से बढ़ जाते हो तो दुनिया तो सब एक्सेप्ट करती है साहब। समर्थ को नहीं, दोस्त को सही, कमजोर हो सबने गाली देनी है, समर्थ तो बोले कर लिए मारो के लिए होगा। सही है, सही है। और प्लीज इस तरह के जब हम चर्चा करते हैं उनके लिंक्स को आगे भेजिए, क्योंकि आपकी ज्यादा उपस्थिति से कुछ और नहीं होगा बल्कि समाज सुधरेगा, थोड़ा सा बदलाव आएगा। जहां पर कहीं हम अटक रहे हैं वहां पे हम बदलेंगे। नवल जी, इस सभा में हमारे साथ में रीमैरिज ब्यूरो के भी कुछ लोग जुड़े हुए थे। उनका मेरे पास पर्सनल मैसेज आया है कि उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को यहाँ पे बुलाया था जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने अपने आप को एनरोल किया हुआ था बट डिसीजन ले नहीं पा रहे थे, और उनमें से एक का मैसेज उनके पास आया कि नाउ आई एम रेडी टू गो। तो मेरे ख्याल से आज की इस सभा का ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ये बिल्कुल ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है हमारा। और सार्थक हुई जी, नॉर्थ का ग्रुप है। पूछ रहे थे कैसा होगा, कैसी परिचर्चा रहेगी?